हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो ये जो एक वीडियो है उसमें हम अपने, चाहे आप एसएससी सीजीएल के लिए टारगेट कर रहे हों, चाहे आप एमटीएस के लिए या फिर आप स्टेनो के एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहे हों, सो इस एक वीडियो में हम सारे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कवर करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे रिगार्डिंग योर टॉपिक इकोनॉमिक्स। ठीक है। सो इकोनॉमिक्स एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक पोर्शन भी रहता है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का। सो वो सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करना एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एंड ये जो पीडीएफ है जिसमें मेरे 50 अप्रॉक्स क्वेश्चन है, सो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर जाके इसको बार बार अटैम्प्ट करना क्योंकि ये PYQs हैं सारे। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो द नेशनल बोर्ड फॉर MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मीट्स एवरी डैश मंथ्स इन अ ईयर। तो वो एक साल में कितनी बार मिलते हैं। ठीक है। सो कितने मंथ में, एक साल में 12 महीने होते हैं। सो उन महीनों में वो कितने महीने के दौरान में मिलते हैं। सो वो हर 6 महीने में मिलते हैं, यानी एक साल में वो 2 बार मिलते हैं। ठीक है। सो द आंसर इज 6 मंथ्स में वो एक बार मिलते हैं। ठीक है। तो उनकी मीटिंग होती है MSME सेक्टर के रिगार्डिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर जो हैं वो कौन है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर हैं वो हैं कीन्स। ठीक है, वो हैं कीन्स। अब देखो यहाँ पर आपको क्या है कि अभी क्या होगा कि ये जो वीडियो आपकी मैंने एक वीडियो डाली हुई है जिसमें पूरा वन शॉट इकोनॉमिक्स मैंने समझा रखा है। ठीक है। सो वो 2 से 3 घंटे की वीडियो है, तो आप जाके उसे जरूर देखना क्योंकि उसके बाद ही इस पूरी वीडियो का रेलेवेंस है, क्योंकि वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। एंड यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें बहुत रेयरली आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने वहाँ पर नहीं समझाए हों। सो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो तो सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाई है। ठीक है। सो आप जल्दी से जाके उस वीडियो को जरूर देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज आवर बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज हाउ मेनी सेक्टर आर देयर इन इंडियन इकोनॉमी। सो देखो ब्रॉडली जो क्लासीफाई होते हैं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेस पे, वो हमारे 3 सेक्टर होते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी, तीसरा होता है हमारा टर्शरी। तो प्राइमरी में आपके एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चरिंग आता है, टर्शरी में आपकी सर्विस सेक्टर आता है। ठीक है। सो इस तरीके से आपका चलता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इकोनॉमिक्स डेवलप इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। तो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी इन 1817 हमारे डेविड रिकार्डो, इन्होंने हमारी डेवलप करी थी। ठीक है। सो देखो यहाँ पर कुछ समझाने का नहीं है, यहाँ पर बस ये है कि आपकी स्टैटिक चीज़ें जो है वो यहाँ पर कवर हो जाएंगी, जो भी नई चीज़ें आएंगी। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल तो मैंने उस वीडियो में समझा ही दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमिक प्रिंसिपल अनाउंस्ड इन इंडिया। तो फर्स्ट IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो हमारे इंडिया में आया था वो 1948 में आया था। एंड देन उसके बाद कुछ उसमें प्रॉब्लम देखी गई थी। देन उसके बाद जो सेकंड हमारा IPR आया था, सेकंड IPR, सो वो हमारा 1956 में आया था। ठीक है। इसको आप अपने नोट्स कॉपी में नोट कर सकते हो। सो इसका आंसर है हमारा 1948। ठीक है। सो ये हमारा 1948 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू योर 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन क्या है कि कौन सी जो एक्टिविटी है वो गोल्ड कॉलर प्रोफेशन है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि हमारे 5 सेक्टर हैं, मतलब ब्रॉडली जो हमारा अभी 2 सेक्टर्स नए ऐड हुए हैं, लेकिन ब्रॉडली 3 सेक्टर्स ही हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एक होता है क्वार्टरनरी सेक्टर, एक होता है क्वार्टरनरी एंड एक होता है क्वेनरी। सो क्वेनरी सेक्टर में हमारे आते हैं पॉलिटिशियंस एंड हाई डिसीजन मेकिंग जॉब्स। क्वार्टरनरी में आते हैं हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, IT स्किल, ये सारी जॉब्स। ठीक है। सो गोल्ड कॉलर प्रोफेशन क्या होता है, क्वेनरी सेक्टर में जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो हमारे कहाँ पर आएंगे, गोल्ड कॉलर में आएंगे। तो क्वेनरी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ मूविंग टू द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर स्टेट टैक्सेस। स्टेट मतलब जो स्टेट कलेक्ट करे। ठीक है। इनकम टैक्स नहीं करेगी, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं करेगी, कस्टम ड्यूटी नहीं करेगी, स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। तो ये जो टैक्स होता है वो हमारा स्टेट कलेक्ट करती है। कहीं लिख लेना कि ये सारे हमारे जो टैक्सेस होते हैं वो तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, यहाँ पे जो है वो स्टेट टैक्स है, ये स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है। सो इसका ध्यान रखना। तो आंसर इज स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। Okay. Now moving to 8th question. 8th question is name the Nobel Prize winning American economist whose report to US Congress titled National Income 1929 to 35 paved the way for the calculation of GDP as an ultimate measure of the country's overall welfare. तो देखो ओवरऑल वेलफेयर, देखो ये हमारा पूरा यहाँ पर स्टैटिक का रहता है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। US के ऐसे कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने नेशनल इनकम जो बताया था वो बताया था कि एज अ वे है कि GDP को हम यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं, उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड GDP ही हमारी वेलफेयर को डिफाइन करता है किसी भी कंट्री की। सो वो हमारे कौन से थे। तो देखो इनका जो आंसर है वो है कुजनेट्स। ठीक है। तो यहाँ पर साइमन कुजनेट्स हमारे एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे US के जिन्होंने यही बताया था कि नेशनल इनकम जो है वो GDP को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका एक जो पाथ है उसको वेव करती है। ठीक है। सो इट इज़ आर 8th क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू फॉरवर्ड टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द इन्वेस्टमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो देखो यहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट पूछी है रुपीज़ में, तो कितने रुपये तक हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हैं। तो देखते हैं आंसर में, MTS में आया हुआ है क्वेश्चन, बिटवीन 25 लाख
टू 50 लाख, ठीक है। एंड मोर देन 50 लाख, भाई ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी हो जाएगी फिर। नॉट मोर देन 25 लाख, मतलब 25 लाख इज़ द हाईएस्ट, देन मोर देन 25 लाख। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, देखो यहाँ पर ना हमें पता नहीं है एग्जैक्ट नंबर। अगर हम इस पूरे इस क्वेश्चन को अपने पूरे एक इंट्यूशन के अकॉर्डिंग हम टिक करेंगे तो हम इसका जो आंसर लगाएंगे, देखो माइक्रो एंटरप्राइज है तो उसके पास इतनी फंडिंग तो होगी नहीं कि वो अपने एक नए इंडस्ट्री में लगा सके, तो इसलिए इसका आंसर हम नॉट मोर देन 25 लाख, मतलब वो 25 लाख हद से हद लगा सकती है, उससे ज़्यादा वो नहीं लगाएगी अपने इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में। ओके, नाउ कमिंग टू योर 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल गुड। कौन सा कैपिटल गुड नहीं है? कैपिटल गुड मैंने वहाँ उस वीडियो में बताया था, कैपिटल गुड हमारे वो गुड्स होते हैं जो और गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में हमारे इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। सो टूल्स हो गए, मशीनरी हो गई, ट्रक हो गया, ये भी हमारे हैं। बट इसमें पूछा है, इसमें क्या पूछा है, इसमें हमारा ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल गुड। तो कैपिटल गुड हमारा फूड एंड क्लोथिंग नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये हमारा ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू योर 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कर रहा है जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज। सो जीएसटी हमारा कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल नहीं होता। देखो इसमें अब जो कॉन्सेप्ट है मैंने वहाँ पे जीएसटी का बताया था उस वीडियो में, लेकिन यहाँ पर अब उसमें डिटेल जानने की ज़रूरत है। देखो एक होती है हमारी, देखो पहले सबसे पहले समझेंगे जो हमारा जीएसटी है उसने बहुत सारे टैक्सेस को अपने अंदर सब्स्यूम कर लिया, मतलब सारे टैक्सेस हटा दिए और हमारा एक पूरा स्लोगन आया, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है, मतलब एक नेशन और एक टैक्स होगा, ठीक है। बट अब क्या हुआ, कुछ टैक्सेस ऐसे थे जो जीएसटी अपने अंदर नहीं ले पाया, अपने अंदर सब्स्यूम नहीं कर पाया। वो टैक्सेस थे हमारे एक्साइज ड्यूटी एंड हमारा वैट तो था। एक्साइज ड्यूटी हमारी कहाँ पर थी, लिकर पे, लिकर मतलब अल्कोहल, एंड वैट हमारा था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। तो क्यों नहीं हुई ये, देखो जीएसटी के अंदर क्यों सब्स्यूम नहीं हुई, क्योंकि ये जो दो सोर्स थे वो स्टेट की फंडिंग के, स्टेट जो जहाँ से रिवेन्यू कमाती थी वो ये दो सोर्स मेन थे, तो इसलिए जीएसटी के अंदर ये सब्स्यूम नहीं हुए, ताकि स्टेट को एज अ सोर्स ऑफ रिवेन्यू हम खत्म ना कर दें एंड स्टेट का जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ ना रहे, तो हमें उनको फंड प्रोवाइड कराने पड़ते हैं, तो इसलिए हमने ये इसके अंदर सब्स्यूम नहीं करे। तो लिकर पे जो था वो एक्साइज ड्यूटी लग रहा था, तो वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आया, सो इसलिए कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, सो दैट इज़ योर अल्कोहल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ मूविंग टू योर 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है हमारी, नेशनल इनकम होती है एनएनपी-एफसी। सो अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि अब एनएनपी, ठीक है, इसमें हमने एफसी और एमपी की कोई बात नहीं हो रही है, सब सिंपल अगर हम लेंगे एनएनपी। सो एनएनपी, सो अगर हम बोलेंगे फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं एनडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो भाई एन से एन जाएंगे तो हमें डेप्रिसिएशन तक का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि नो चेंज होगा। अब देखो बच्चे ये 3 ऑप्शन, देखो अब इसमें है हमारा जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो हाँ देखो एनएनपी इज़ इक्वल टू जीएनपी अगर मैं करूँ, सो ये क्या होगा माइनस डेप, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जीएनपी है, जी इज़ मोर देन एन, सो इसलिए हमको इसको छोटा बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा इसमें से डेप्रिसिएशन, सो इसलिए जो आंसर है वो हो जाएगा डी, ठीक है। सो योर आंसर इज़ डी, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी 13th क्वेश्चन। अब कैलकुलेशन जब हमारा, मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है, बार बार मैं कह रही हूँ उस वीडियो को जाके जरूर देखना। तो ये है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इन 2019, कौन सा ईयर बेस ईयर के हमारा लिया गया था। तो बेस ईयर उस टाइम पे था 2011 एंड 12। इसकी पूरी कहानी मैंने उस वीडियो में बताई है, एक बार दोबारा से मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि पहले जो हमारा बेस ईयर हुआ करता था वो 2004 एंड 5 हुआ करता था, बट हमने क्या करा, हमने जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारी गुड्स की नई प्रोडक्शन भी हुई है एंड हमको क्या है अपने बेस ईयर को अपडेट करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी कंपैरिजन भी एक जायज़ एंड एक रीजनेबल मोड पे आके खड़ी हो, ठीक है। हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम पूरे एक पुराने डाटा के साथ नहीं करें, थोड़ा सा रिसेंट डाटा उससे लें ताकि हमारी कंपैरिजन वैलिड मोड पे आए। सो इसलिए हमने क्या करा, 2011 एंड 12 को बेस ईयर हमारा इंट्रोड्यूस करा था। सो इसी वजह से जो 2019 में हमारा WPI कैलकुलेट होगा वो हमारा 2011-12 एज बेस ईयर लेके होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन इज Who among the following is responsible for preparation of national income estimates? So national income estimates हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है या फिर ऑफिस करता है, CSO, ठीक है। 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्किंग कैपिटल इन दी फार्मिंग सेक्टर। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, देखो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट मतलब जो हमें एट द करंट टाइम पीरियड कुछ रिटर्न दे सकती है, करंट लाइबिलिटी जो हमें इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड हमें पे करनी है एंड शॉर्ट टाइम पीरियड में ही इसी तरीके से जो एसेट हमें रिटर्न दे रही है, तो वो क्या होती है, मशीन, थ्रेशिंग मशीन, ट्रैक्टर, लैंड, तो दीज ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल थिंग्स आर देयर, ठीक है। बट वर्किंग कैपिटल इज आवर मनी, ठीक है, वर्किंग कैपिटल इज आवर मनी, सो द आंसर इज मनी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। सो आई एम इरेजिंग द एक्स्ट्रा थिंग,
Yes. So now moving forward. 16 question. In dash economies, comma, all productive resources are owned and controlled by government. आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि किस तरीके की इकोनॉमी में हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो खाली गवर्नमेंट ओन करती है. इसका दूसरा नाम होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जो सिर्फ सेंटर के अकॉर्डिंग चलती है, और उसका दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. सो कैपिटलिस्ट इज द करेक्ट आंसर, जिसमें सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों में होती हैं. मिक्स्ड इकोनॉमी इज प्रेजेंस ऑफ सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग नहीं, ठीक है. को एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं. मार्केट सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कॉमर्स एंड ट्रेड इन विच फ्री मार्केट एग्जिस्ट. मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा फ्री मार्केट के साथ साथ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को भी करती है, अपने अंदर यहाँ पर लेती है, तो इसलिए फ्री मार्केट प्लस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, देन दिस इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केन्स, जो हमारे जॉन माइनार्ड केन्स हैं वो हमारे किस कंट्री से हैं, उनका ओरिजिन क्या है, उनका ओरिजिन इंग्लैंड है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. डेप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टीयर ऑफ डैश. सो किसका वियर एंड टीयर होगा, बताओ. फिनिश्ड गुड्स का होगा, कैपिटल गुड्स का होगा, वर्क इन प्रोग्रेस या लैंड का. कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो और गुड्स को बनाने में यूज होते हैं. अब प्लांट एंड मशीनरी या टूल्स, अब टूल्स भी ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी उम्र चलते रहेंगे, ऐसी मशीनरी तो नहीं है कि पूरी उम्र चलती रहेगी. जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं. तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, कैपिटल गुड्स, ठीक है. इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, कैपिटल गुड्स. अगला क्वेश्चन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन. सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका 1949 में पास हुआ था, ठीक है. 21 क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कैश रिजर्व रेशियो इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ ईच बैंक्स डैश. तो कैश रिजर्व रेशियो हो गया या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, चाहे वो CRR हो चाहे वो SLR हो, ये दोनों ही किस में से मेंटेन किए जाते हैं, बैंक्स NDTL. NDTL का मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, जो किसके इक्वल होते हैं, मैंने लेक्चर में बताया था, डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, ठीक है. सो इसके इक्वल होते हैं. तो इसी के अमाउंट के कुछ परसेंटेज के तौर पे हम अपना CRR और SLR कंटेन करते हैं. कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स करते हैं, ठीक है. सो दिस इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, ठीक है. Second question, which is the rate of interest on which commercial banks borrow money from RBI to meet their short term credit needs. So ऐसा कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसमें कमर्शियल बैंक RBI से बोरो करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स. शॉर्ट टर्म के लिए हमारा होता है बैंक रेट, ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू योर 23rd क्वेश्चन. इसमें पूछ रहा है कौन सी इसमें से टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. फार्मिंग, ट्रेडिंग, हंटिंग, वीविंग. ट्रेडिंग, ठीक है. फार्मिंग इज द सेकेंडरी एक्टिविटी, हंटिंग इज ऑल्सो द वन, वीविंग इज ऑल्सो द अदर एक्टिविटी. तो इसलिए हमारा क्या हो गया आंसर यहाँ पर, ट्रेडिंग. ट्रेडिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. नाउ मूविंग टू योर 24th क्वेश्चन. डैश इज डिफाइंड एट द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन. ये मैंने पहले उस वीडियो में भी कराया है ये क्वेश्चन. इंडिविजुअल डिसीजन मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू योर 25th क्वेश्चन, जो ये कह रहा है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी किस में दी गई थी. इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में दी गई थी, ठीक है. एंड नाउ तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि अब पीपल लाइक स्मॉल फार्मर्स, सीजनल वर्कर्स हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पोवर्टी. देखो आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर देखा हो, उसमें मैंने पोवर्टी के कॉन्सेप्ट में दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने मेजर ऑफ पोवर्टी को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले इंसान थे, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के मेथड के थ्रू पोवर्टी को कैलकुलेट करना बताया था. बट उनके बाद मैंने पोवर्टी लाइन के बारे में भी आपको बताया है, अबव पोवर्टी लाइन, बिलो पोवर्टी लाइन, ठीक है, APL BPL. देन उसके बाद मैंने बताया टाइप्स ऑफ पुअर. सो टाइप्स ऑफ पुअर जो हैं उसमें आते हैं ये सारे पुअर, जैसे ओकेजनली पुअर, चर्निंग पुअर, ऑलवेज पुअर, ठीक है. सो ये जो मूव इन एंड आउट ऑफ द पोवर्टी है, ये कीवर्ड होता है चर्निंग पुअर के लिए, ठीक है. सो मतलब जो कभी पोवर्टी की उसमें चले जाते हैं. सपोज देखो ये हमारा है BPL, ठीक है, ये है हमारी पोवर्टी लाइन, ये है हमारा बिलो पोवर्टी लाइन मतलब पोवर्टी लाइन से नीचे का हिस्सा, ये है हमारा अबव पोवर्टी लाइन यानी पोवर्टी लाइन से ऊपर का हिस्सा. तो जो भी यहाँ पर हैं तो वो तो पोवर्टी से ऊपर हैं, जो भी पोवर्टी लाइन से नीचे हैं वो पोवर्टी से बिलो हैं, ठीक है. सो मतलब ऐसे लोग हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, सपोज दिस इज़ आवर पोवर्टी लाइन, जो इस पोवर्टी लाइन के हमारे पास में कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे. सो दीज आर नोन एज चर्निंग पुअर, ठीक है. So they occasionally move in and out of the poverty. So this is all about the concept, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है, ठीक है. Now moving ahead. ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है.
तो वेजेस ऑफ रेंट, वेजेस, सो कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है यहाँ पर कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये मैंने क्या पढ़ाया था, मतलब इन सब को कंबाइन क्या कहते हैं। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, और आपने लेक्चर देखा भी नहीं है तो आपको पता हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सो ये किस ब्रांच के अंदर आते हैं? सो ये हमारे आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच के अंदर, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है फॉर इकोनॉमिस्ट डैश रेफर्स टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल आर विलिंग टू बाय एट अ स्पेसिफिक प्राइस, देन दिस इज नोन एज डिमांड, एंड व्हेन प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल देन दिस इज नोन एज सप्लाई। तो यहाँ पे पीपल के परस्पेक्टिव से बात की जा रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे डिमांड को टिक लगाएंगे, ठीक है। नाउ 29 क्वेश्चन विच इज़ अनएक्सपेक्टेड राइज इन सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर किसी भी प्रोडक्ट की सेल में अनएक्सपेक्टेडली राइज हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? प्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। देखो कुछ भी चीज़ बढ़ रही है, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। सो कुछ चीज़ बढ़ रही है तो डिक्यूमुलेशन तो होगा नहीं, डिक्यूमुलेशन का मतलब है घटना, तो ये डिक्यूमुलेशन वाले ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएंगे। अब बचा ये और ये, ठीक है। अब उसमें देखते हैं प्लान्ड एक्यूमुलेशन। अब अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो प्लान्ड तो होगी नहीं, ऑफकोर्स ये बात है वो अनप्लान्ड होगी। सो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ मूविंग अहेड 30 क्वेश्चन कह रहा है इन इकोनॉमिक टर्म्स व्हाट डू वी मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो और गुड्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो। तो इंटरमीडिएट गुड्स को होने के लिए दो कंडीशन है। पहला जो प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स के लिए यूज़ हो या फिर रीसेल के लिए यूज़ हो, जो जिन्हें दोबारा सेल किया जा सकता है, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। सो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? गुड्स सोल्ड या फिर गुड्स सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्री फॉर रीसेल और प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। यस, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर है। मैंने दो कंडीशन बताई एंड वो दो कंडीशन प्रोडक्शन एंड रीसेल ये दोनों यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। Now moving to 31st question which is the demand for a commodity or service which is a consequence of a demand or something else। किसी भी commodity की डिमांड, किसी भी गुड की डिमांड मैं किसी और गुड से डिराइव कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ तो वो क्या कहलाएगी? उसे कहेंगे डिराइव्ड डिमांड। मतलब सपोज करो मेरे को यहाँ पर मेरे पेन की डिमांड है एंड पेन की डिमांड से मैं यहाँ पर प्लास्टिक की डिमांड को डिराइव कर रही हूँ कि जितने पेन बनेंगे उसी हिसाब से प्लास्टिक की डिमांड हम करेंगे। सो यही हमारी होती है डिराइव्ड डिमांड। ये क्या होती है? हमारी डिराइव्ड डिमांड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है व्हाट इफेक्ट विल ए डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई हैव ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो। देखो सपोज करो यहाँ ग्राफ को अच्छे से देखेंगे आप, यहाँ पे हमारा होता है प्राइस, ये ओरिजिन, ये क्वांटिटी, ठीक है। सो डिमांड का जो कर्व होता है वो उसमें प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। सो इसलिए जो यहाँ पर कर्व होगा वो होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड हमारा सप्लाई का जो कर्व होता है उसमें प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है, इसलिए ये होगा अपवर्ड स्लोपिंग। तो अब वो क्या कह रहा है, जहाँ पर ये डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। सो इस इक्विलिब्रियम में वो क्या कह रहा है कि अगर हमारी डिमांड जो है सपोज देखते हैं, अगर हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, मतलब डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, इधर हो जाए ये कर्व, ठीक है, एंड हमारी सप्लाई बढ़ जाए उतने ही यूनिट से, सो हमारे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो जाएगा। सो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारे प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले इतना प्राइस था, अभी इतना हो गया है, सो मतलब ये फॉल हो गया है, ठीक है। सो उसको हम क्या कहेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल। सो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। सो ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कोर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द कमेटी वाज अपॉइंटेड टू गिव अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को डिटेल देने वाली कौन सी कमेटी है? सो दैट इज़ योर पनीर सेल्वम कमेटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? डैश इज़ अ टाइप ऑफ गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज इट प्राइस इंक्रीजेज। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर किसी भी प्राइस कर रहे हैं तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। सो उस टाइप का गुड कौन सा गुड होता है? तो उस टाइप का गुड होता है गिफन गुड। ये मैंने आपको लेक्चर में बता रखा है, ठीक है। सो उस टाइप का गुड होता है गिफन गुड।
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज़ 35 क्वेश्चन, एन इकोनॉमिक कंडीशन वेयर देयर इज़ वन बायर एंड मैनी सेलर्स। तो देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ मैं, यहाँ पर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना। एक होता है हमारा मोनोपोली, ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। तो एक होता है हमारा मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली। सो मोनोपोली वो होता है जिसमें हमारा एक सेलर हो एंड मल्टीपल बायर्स हों, ये होता है हमारा मोनोपोली। नाउ सेकंड हमारा आता है हमारा मोनोप्सनी इसका उल्टा होता है। मोनोप्सनी में होता है कि हमारा एक बायर है, मतलब खरीदने वाला एक है, एंड सामान को बेचने वाले कई हैं, मैनी सेलर्स, वन बायर एंड मैनी सेलर्स, दैट इज़ आर मोनोप्सनी, ठीक है। नाउ हेयर ऑल्सो कम्स अंडर पिक्चर ओलिगोपोली इज ओनली फ्यू सेलर्स, ठीक है, कुछ एक सेलर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। ये परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, इनफाइनाइट बायर्स एंड इनफाइनाइट सेलर, मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सो इसको आप नोट डाउन कर लो, ये आपके काम के हैं। तो जिस भी मार्केट में एक सेलर एंड मल्टीपल बायर हैं उसको मोनोपोली बोलेंगे। मोनोप्सनी में एक बायर होगा एंड मल्टीपल सेलर्स होंगे, इस तरीके के मार्केट को हम मोनोप्सनी बोलेंगे। इसी तरीके से ओलिगोपोली, इसी तरीके से परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब आगे उस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन जिसमें एक बायर हो एंड मैनी सेलर्स हो, तो ये होगा हमारा मोनोप्सनी, ठीक है, अभी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है व्हाट इज़ द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन इन एवरी एडिशनल यूनिट। तो ये होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी मतलब अगर मैंने एक यूनिट ब्रेड का खाया तो सपोज़ मेरे को 4 यूटिलिटी मिली। मैंने 2 यूनिट्स ब्रेड की खाई, सपोज़ मेरे को 3 यूटिलिटी मिली। मैंने 3 यूनिट्स ब्रेड की खाई, सपोज़ मुझे 2 यूटिलिटी मिली। मैंने 4 ब्रेड्स की जो स्लाइसेस हैं वो खाई, देन मुझे 1 यूटिलिटी मिली। सो इसका मतलब है जैसे जैसे एडिशनल स्लाइसेस यहाँ पर कंज्यूम हो रही हैं, मेरी जो यूटिलिटी है वो घटती जा रही है। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने उस बेसिक वीडियो में समझा रखा है, वन शॉट, उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। सो इसी को हम क्या कहते हैं कि हर एक एडिशनल अमाउंट को कंज्यूम करने से यूटिलिटी घट रही है, एंड इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर क्या हो गई कि एडिशनल यूटिलिटी। सो ये हमारी एडिशनल यूटिलिटी है कि हर एक एक्स्ट्रा स्लाइस कंज्यूम करने से मेरी क्या यूटिलिटी आ रही है, दैट इज़ आवर मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सो दैट इज़ आवर मार्जिनल यूटिलिटी। सो ये हमारा जो आंसर हो गया वो हो जाएगा ए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द 37 क्वेश्चन विच इज़ एज पर लॉ ऑफ डिमांड। अगर हमने कमोडिटीज़ के जो अदर थिंग्स हैं वो सेम रखी तो डिमांड एंड प्राइसेस में कैसा रिलेशन होता है, तो हमारा नेगेटिव या फिर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। सो नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। नाउ हाँ, बैंकिंग के कंटेक्स्ट में आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है हमारी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू 39 क्वेश्चन विच इज़ कि हमारे यहाँ पे जो आईएफएससी कोड कहते हैं, आईएफएससी कोड क्या होता है, आईएफएससी कोड हमारा क्या होता है ये हमें यहाँ पर बताना है। सो आईएफएससी का मतलब होता है, देखो आई मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये रहा, ठीक है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू योर फोर्थ क्या कह रहा है, लॉरेंस कर्व क्या बताता है। मैंने लॉरेंस कर्व बताया था, दिस इज़ द टाइप ऑफ लॉरेंस कर्व। सो ये लॉरेंस कर्व हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, 41 इज़ कि डेबिट कार्ड में कितनी डिजिट्स होती हैं। सो सपोज दिस इज़ आवर डेबिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पर 4 हैं डिजिट्स, यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं। सो दिस इज़ आवर 16 डिजिट्स। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू 42 क्वेश्चन। अब देखो विच हु वाज द इकोनॉमिस्ट हु गेव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, सपोज
आपको जॉब ऑफ़र आया कि आपको एक जॉब में 10,000 रुपये मिल रहे हैं, एक जॉब में 20,000 रुपये मिल रहे हैं, एक जॉब में 30,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। सो आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप 30,000 वाली जॉब को चुनो, ठीक है। आपने 30,000 वाली जॉब को पक्का कर लिया। सो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो होगी 20,000। क्यों? क्योंकि 30,000 से कम ऑप्शन जो आपके लिए बेटर था, इसका अगर ऑफिशियल डिफाइन कहूँ तो वो होती है द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ऑफिशियल डिफाइन होती है, ऑफिशियल हमारी डिफाइन होती है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, मतलब जो हमारा बेस्ट है, बेस्ट से जो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव था यानी कि 20,000 जिस पे हम स्टिक कर सकते थे वो हमने छोड़ के बेस्ट चुना है। सो इट इज़ आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था हमने गॉटफ्रेड हैब्रियल ने। तो गॉटफ्रेड हैब्रियर ने हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा दिया था, ठीक है। नाउ रानी का वाव, 43 क्वेश्चन। रानी का वाव आपको एक नोट पे मिलेगा, 1 रुपये नोट पे मिलेगा। सो रानी का वाव जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है वो हमारा कौन से नोट पे है? 50 के नोट पे, 200 के नोट पे, तो ये हमारे 100 रुपये के नोट पे है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाली है कि 100 रुपये का जो नोट पे है उस पर रानी का वाव है विच इज़ अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। एंड 200 के नोट पे हमारा सांची स्तूप है, 10 के नोट पे कोणार्क टेम्पल एंड 50 रुपीज़ के नोट पे हम्पी। Now 44 question, the situation where expenditure of the government exceeds its revenue, तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज़ योर बजट डेफिसिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 विच इज़ अ सिचुएशन वेयर अ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स इज रेवेन्यू, ये हम कर चुके हैं, वो है बजट डेफिसिट, ठीक है। सो विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट हमारा जीएसटी? सो इट वाज फ्रांस, ठीक है। 1954 में वो इम्प्लीमेंट कर चुके थे जीएसटी को, ठीक है, 1954। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाली है। फ्रांस वाज द वन टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन 1954 एंड इंडिया में जो आया था वो 2017 में हमारा बिल हमारा जो इफेक्ट में है वो आ चुका था। इसको जीएसटी डे के नाम से भी जानते हैं, वन नेशन वन टैक्स। इन इकोनॉमिक्स बाइंग एन एसेट इन वन मार्केट और उसको दूसरे मार्केट पे ज़्यादा प्राइस पे बेच देना, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं, देखो हम आर्बिट्राज कहते हैं। डेप्रिसिएशन तो कहेंगे नहीं, मॉर्टगेज मतलब गिरवी रखना, ठीक है, वो भी नहीं होता। डिवैल्यूएशन का मतलब है करेंसी की वैल्यू घट जाना, ठीक है, तो वो भी नहीं है। तो द आंसर इज आर्बिट्राज, ठीक है। नाउ मूविंग टू द 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में कह रहा है विच इंडेक्स इज यूज्ड बाय आरबीआई टू डिसाइड द रेपो रेट एंड इन्फ्लेशन। सो आरबीआई इन्फ्लेशन को डिटरमाइन करने के लिए क्या करता है? हमारा WPI, ठीक है, WPI का इस्तेमाल करता है। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ आरबीआई इंक्रीजेज रेपो रेट, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था। रेपो रेट अगर बढ़ा देता है तो इसका मतलब है कि उसका जो मेन एम है वो इन्फ्लेशन को कम करना है। सो इसलिए इन्फ्लेशन विल रिड्यूस। अगर रेपो रेट हमारा घट जाता है तो इसका मतलब क्या है? लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी और इन्फ्लेशन हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ हु इज़ द चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। को आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो चेयरमैन है वो कौन होता है, ठीक है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। So yes, thank you for this video and do share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.